देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे जहां पर अचानक से ईवीएम से भरा हुआ ट्रक मतगणना केंद्र पहुंच गया दोस्तों, जिसके बाद अचानक से इंडिया गठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंच गए और जोरदार तरीके का देर रात हुआ बवाल। बताएंगे कहां से, किस क्षेत्र से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर बिहार में फिर से पकड़े गए हैं कई सारे घुमक्कड़ वोटर, जिसे लेकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को सीधे निशाने पर लिया है दोस्तों और कई सारे बड़े सवाल पूछे हैं। इसी के साथ में बताएंगे जैसे ही एक दिन बीता चुनाव का और उसके बाद एग्जिट पोल आए दोस्तों, जितने भी एग्जिट पोल आए इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त तरीके की वापसी की है। बताएंगे किस तरीके से एग्जिट पोल का मत बदलता जा रहा है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट, तो बताएंगे बीजेपी सरकार के मंत्री ही बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार के दावेदारी करने लगे हैं दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बदलाव का चुनाव था और बदलाव होकर रहेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर तमाम तरीके के एग्जिट पोल से लेकर तमाम तरीके के अलग अलग पत्रकारों के द्वारा दी जा रही राय के बीच में एक ऐसा खतरनाक मामला सामने आया दोस्तों, जिस पर चुनाव की प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है दोस्तों। आपको बता दें कि जो बड़ी अपडेट है उसके अनुसार राष्ट्रीय जनता दल ने एक वीडियो शेयर किया है दोस्तों। इस वीडियो में बड़ा दावा किया गया है। आपको बता दें कि वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक बड़ा सा ट्रक सासाराम के मतगणना केंद्र पर पहुंचा दोस्तों। यहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं, खासकर जो इंडिया गठबंधन के लोग थे, वे लोग जांच करने के लिए पहुंचे कि आखिर ये ट्रक कैसे अंदर आ गया मतगणना केंद्र पर। तो पता चला कि ट्रक के अंदर तो ईवीएम भरा हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम के रोहतास जिले के मतगणना केंद्र पर बिना किसी पूर्व सूचना और पारदर्शिता के जिला प्रशासन के द्वारा घुसा दी गई। ट्रक चालकों के सामने लाए बिना उसको भगा दिया गया, यानी ट्रक चालक को पकड़कर लाने की कोशिश की गई, पूछने की कोशिश की गई कि वो क्यों ईवीएम से भरा हुआ ट्रक मतगणना केंद्र पर लेकर आया है, लेकिन पूछताछ हो पाती उससे पहले प्रशासन ने ट्रक वाले को भगा दिया। ये और गंभीर आरोप लगे हैं दोस्तों। फिर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से और जानकारी देते हुए कहा गया कि 2 बजे से यहां पर सीसीटीवी कैमरा फीड बंद रखा गया था। सवाल उठता है कि क्यों बंद था। पूरा फुटेज जारी किया जाना चाहिए कि आखिर ट्रक कैसे घुसा, उसके बाद ट्रक से ड्राइवर कहां भागा और उसकी मंशा क्या थी, किसी के परमिशन के बिना ट्रक कैसे अंदर आ गया, अगर परमिशन दिया गया तो किसने दिया, और ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम में कैसे पहुंच गया, जबकि असली ईवीएम तो स्ट्रॉन्ग रूम में रखे हुए हैं। ट्रक में क्या है प्रशासन बताए। चीफ इलेक्शन ऑफिसर से लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टैग करते हुए इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण मांगा गया है दोस्तों। और राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि अन्यथा हजारों लोग वोट चोरी रोकने के लिए मतदान केंद्र तुरंत पहुंचेंगे। जल्द से जल्द चुनाव आयोग इस पर जवाब दे। ये तकरीबन बीते रात को आरजेडी की ओर से ट्वीट किया गया है दोस्तों। आरजेडी ने इस मुद्दे को उठाया है। अगर आप भी मानते हैं कि तमाम तरीके के एग्जिट पोल इसलिए लेकर आए जाते हैं ताकि माहौल बनाया जाए कि महागठबंधन या फिर विपक्ष के लोग चुनाव हार रहे हैं, ताकि कार्यकर्ता अपने अपने घर चले जाए, उसके बाद ये खेल खेले जा सके। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि ये ट्रक कैसे आया, इस ट्रक में किस तरीके के ईवीएम थे, जो गंभीर आरोप लगे हुए हैं, और अचानक से ये क्यों मतगणना केंद्र की ओर बढ़ा और इसको रोका गया, तो ड्राइवर क्यों भाग गया। कुल मिलाकर दोस्तों गंभीर सवाल है और जवाब चुनाव आयोग से आना जरूरी है, वरना चुनाव की प्रक्रिया पर पूरे गंभीर सवाल खड़े होंगे। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने एक अजीत झा नाम के व्यक्ति की 3 तस्वीर दिखाई है दोस्तों। तीनों तस्वीर में अलग अलग जगह पर यह व्यक्ति वोट डालता है। एक तस्वीर में यह व्यक्ति हरियाणा में वोट डालता है, दूसरी तस्वीर में यह व्यक्ति दिल्ली में वोट डालता है और तीसरी तस्वीर में यह व्यक्ति बिहार में आकर वोट डालता है दोस्तों। यानी तकरीबन 1 साल में इसने 3 जगह जाकर वोट डाले हैं। हरियाणा का चुनाव नवंबर के आसपास हुआ था दोस्तों और उसके बाद अब बिहार के चुनाव में भी इसने वोट डाला। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस वोट चोरी व्यवस्था का पर्दाफाश राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। अब वोट चोरी कार्य की ये व्यवस्था सबके सामने आ गई है, यानी घुमक्कड़ वोटर पूरे देश में घूम रहे हैं, जो हर जगह जाकर हर राज्य में जाकर वोट डालते हैं। इतना खुल्लम खुल्ला हो रहा है कि चुनाव आयोग तक तस्वीरें भी पहुंच रही होगी। इसके बावजूद चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। राहुल गांधी की ओर से इस मामले पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी के लाखों लोग खुलेआम अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर वोट डालते हैं और इस चोरी को छुपाने के लिए सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। दरअसल दोस्तों सीसीटीवी फुटेज जो 2024 के चुनाव को लेकर जुटाई गई थी, यानी अलग अलग पोलिंग बूथ के ऊपर सीसीटीवी
कैमरा लगाया गया था और रिकॉर्डिंग की गई थी कि कौन कौन वोट डाल रहा है। वो जो रिकॉर्डिंग थी दोस्तों, उसे 1 साल होते ही चुनाव आयोग ने सारे डेटा को उड़ा दिया। यानी अब कोई रिकॉर्डिंग लोकसभा चुनाव की नहीं है। यानी अगर कोई पता करना चाहे कि किस व्यक्ति ने कहां कहां पर वोट डाला, क्या एक से ज्यादा जगह पर वोट डाला, तो उसके पास अब कोई भी सबूत नहीं है। वो चुनाव आयोग में जाकर सीसीटीवी कैमरा प्राप्त नहीं कर सकता। और ये जानकारी चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में दी है। बताया है कि अब हमारे पास डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के पास कोई भी इस तरीके की फुटेज नहीं है, हमने डिलीट करवा दिया है। यानी ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी कोई भी सबूत नहीं रहेगा। तो सबूत मांगने के लिए कोर्ट का कोई चक्कर भी नहीं लगाएगा, पता भी नहीं कर पाएगा कि आखिर किसी ने 2 बार 3 बार कितनी बार वोट डाला। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इसमें अब साफ तौर पर एकदम समझ में आ रहा है कि किस खेल को खेलने की कोशिश की जा रही है और कैसे एक बड़े एजेंडे को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर इस बात पर चुनाव आयोग को पूरा भरोसा है कि कोई भी डबल ट्रिपल वोट नहीं डाल सकता, तो उनको तो सीसीटीवी का फुटेज बचा कर रखना चाहिए था और खुलकर सबको दिखाना चाहिए था दोस्तों। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और जितनी भी चीजें की जा रही है उससे एक ही बात समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर नव भारत में एक रिपोर्ट छपी है दोस्तों। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि फलौदी सट्टा बाजार को लेकर हलचलें तेज है। खासकर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के एक मशहूर फलौदी सट्टा बाजार में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर बिहार में नीतीश या तेजस्वी कौन जिम्मेदारी संभालेगा बिहार की। तो अब फलौदी सट्टा बाजार में एनडीए गठबंधन के जीत की संभावना को लेकर चर्चाएं तो चल रही है, लेकिन तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की संभावना 97% यानी 97% बताई जा रही है। इस लिहाज से महागठबंधन और तेजस्वी यादव के लिए खुशखबरी की स्थिति है। सट्टा बाजार के अनुमानों की बात करें तो पिछले कई सालों में कई बार हैरान करने वाले नतीजे सामने आए हैं। 2015 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की आंधी का अनुमान राजनीतिक विश्लेषक भी नहीं लगा पाए थे, लेकिन फलौदी सट्टा बाजार ने एकदम ठीक अनुमान लगाया था। इसी तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर भी सही अनुमान लगाया गया था दोस्तों। भारत में गैर कानूनी है सट्टाबाजी, लेकिन राजस्थान में भाव चल रहा है दोस्तों, यानी राजस्थान में पैसे लगाए जा रहे हैं, ऐसा दावा मीडिया में सामने आया है। और तेजस्वी यादव पर सबसे ज्यादा दांव लगाया जा रहा है और तेजस्वी यादव से इन्हें ज्यादा उम्मीद है। लोगों को लगता है कि तेजस्वी सरकार बनाएंगे। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर, अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री एक बड़ा बयान देते हैं दोस्तों। ओपी राजभर कहते हैं कि एक अकेला तेजस्वी यादव बिहार के अंदर एक प्रधानमंत्री, 5 मुख्यमंत्री, 80 मंत्री, 200 विधायक के दबाव में भी नहीं झुक रहे हैं और लगातार तेजस्वी यादव के पीछे इन्होंने एक के बाद एक कई सारे लोगों को लगा रखा है। इसके बावजूद तेजस्वी यादव अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि एनडीए गठबंधन के लिए चुनाव एक बड़ी चुनौती बन चुका है। यानी उत्तर प्रदेश का मंत्री खुलकर यह बोल रहा है कि भाजपा और एनडीए गठबंधन के लिए बिहार चुनाव काफी मुश्किल है, क्योंकि एक अकेला तेजस्वी यादव इन सारे लोगों के ऊपर भारी है। एक प्रधानमंत्री, 5 सीएम, 80 मंत्री और 200 विधायक के ऊपर। इससे पहले ओपी राजभर ने कहा था कि लालू यादव का बेटा इस बार चुनाव जीतने की स्थिति में है। जो माहौल से पता चल रहा है तो कुल मिलाकर बीजेपी के अपने ही मंत्री कहीं ना कहीं अपने गठबंधन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और तेजस्वी यादव से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं दोस्तों। उम्मीद है कि ओपी राजभर की उम्मीदों को तेजस्वी यादव एकदम बम्पर तरीके से पूरा करेंगे। साथ साथ छपरा के अंदर काउंटिंग को लेकर ट्रैफिक में स्पेशल व्यवस्थाएं की जा रही है। जिला प्रशासन ने नया रूट जारी कर दिया है। ठेला और खोमचा लगाना मना किया गया है दोस्तों। ऐसे कई और परिवर्तन किए जा रहे हैं ताकि सुचारू रूप से ट्रैफिक चल सके और पूरे बिहार में इस तरीके की कोशिशें की जा रही है। इसी के साथ में जैसे ही बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म होते हैं दोस्तों, दूसरा चरण का चुनाव 11 तारीख को खत्म होता है। समस्तीपुर से लेकर तमाम रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला दोस्तों। बिहार चुनाव के खत्म होते ही प्रवासी मजदूर काम पर लौटने लगे। समस्तीपुर स्टेशन पर भारी भीड़ थी। ट्रेन में यात्रियों की ठसाठस भीड़ और गेट और लगेज वैन पर लटक कर लोग सफर कर रहे थे। जगह न मिलने से यात्रियों ने टिकट लौटाए और सरकार पर पलायन रोकने के वादे तोड़ने का आरोप लगाया। यानी पलायन एक बड़ी समस्या है दोस्तों और बड़ी संख्या में लोग त्योहार के मौके पर बिहार आए थे और इसीलिए उन्होंने फैसला लिया कि जब त्योहार पर आ ही गए हैं तो थोड़े दिन और रुक जाते हैं और वोट डालकर जाएंगे। इसीलिए चुनाव में इस बार प्रवासी मजदूरों की भारी उपस्थिति के कारण बम्पर वोटिंग हुई है दोस्तों। और प्रवासी मजदूर कौन सी सरकार से सबसे ज्यादा नाराज होंगे आप लोग जानते ही हैं। किस सरकार की वजह से इनको पलायन करना पड़ा है और पिछले 20 सालों से पलायन लगातार बढ़ता चला जा रहा है और पलायन रोकने के नाम पर एक कदम नहीं उठाया जाता। नरेंद्र मोदी आते हैं बिहार में और कहते हैं कि हम पैसेंजर स्पेशल चला देंगे, हम ट्रेन चला देंगे कि लोग आराम से बिहार से गुजरात, सूरत चले जाए, वहां पर जाकर मजदूरी करें। यानी बिहार के लोगों के लिए मजदूरी के इंतजाम नरेंद्र मोदी करके आए हैं। तो लोगों में एक नाराजगी तो होगी ही दोस्तों और उसका असर आने वाले मतगणना के दौरान पता चलेगा। समझ में आएगा कि कैसे प्रवासी लोगों ने पूरा खेल पलटा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर भी। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें
मतदान समाप्त होने के अगले दिन बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की दिनचर्या व्यस्त रही। शुक्रवार यानी कल होने वाले मतगणना को लेकर सुबह से देर रात तक तेजस्वी यादव नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों 143 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं और तेजस्वी यादव एक एक करके सारे उम्मीदवारों को फोन लगा रहे हैं। इस दौरान उनको निर्देश दिया जा रहा है, प्रत्याशियों से कहा जा रहा है कि आप लोगों की ये जिम्मेदारी है, आपको जिम्मेदारी निभानी है कि आपको अपने मतगणना केंद्र पर पूरी मुस्तैदी के साथ काम करना है। पार्टी नेताओं के अनुसार देर शाम तेजस्वी यादव आरजेडी के पदाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक कर रहे थे। दोस्तों उन्होंने उम्मीदवारों को निर्देश दिया कि वे मतगणना के दिन पूरी सावधानी बरते, मतगणना केंद्र पर अपने पोलिंग एजेंट को मुस्तैद रखे, फॉर्म 17C का मिलान करे, ईवीएम सील है या नहीं है इसकी जांच शुरू करे। उन्होंने किसी भी परिस्थिति में मतगणना समाप्त नहीं होने तक काउंटिंग सेंटर नहीं छोड़ने को कहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पोलिंग एजेंट को तो बिल्कुल नहीं घबराना, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा सकता है, मतगणना की गति धीमी की जा सकती है। पार्टी के वरीय नेताओं को जिला में भेजा जाएगा ताकि वो पोलिंग एजेंट को प्रशिक्षित करे। पार्टी के वरीय नेताओं को चुनाव नहीं जो लड़ रहे हैं उन्हें मतगणना के दिन विशेष सतर्कता बरतने और पूरी निगरानी का जिम्मा दिया जाएगा, सबको काम पर लगाया जाएगा। सारे बड़े नेता ये सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर किसी भी तरीके से पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी उलझन में ना फंसे और अपने काम को करता रहे। मतगणना के अंदर जब तक एक एक वोट गिने नहीं जाते तब तक लगातार बने रहे और जीत का सर्टिफिकेट लेकर ही वापस लौटे। इससे साफ स्पष्ट हो चुका है दोस्तों कि तेजस्वी यादव को पता है कि जैसे 2020 में कई सारी सीटों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए थे, कहीं पर 600 वोट, कहीं पर 123 वोट को लेकर स्थिति पलट गई थी, तो ऐसी सीटों पर खासकर ध्यान रखना है कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। अब देखते हैं दोस्तों, जो भी जानकारी इससे जुड़ी आगे आती रहेगी आप तो लगातार पहुंचाएंगे। लेकिन अच्छी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन अपने प्रत्याशियों को सतर्क कर रहा है। कांग्रेस पार्टी और अन्य लोगों को भी अब ऐसे ही आदेश प्रत्याशियों के लिए जारी करने चाहिए दोस्तों, और उनको सही से काम पर लगाना चाहिए। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहते थे कि आखिर हम क्या मां बहन का वीडियो इस तरीके से जारी कर सकते हैं। यानी उनसे पूछा गया कि आप सीसीटीवी का फुटेज क्यों नहीं दिखाते कि किन लोगों ने वोट डाला है, ताकि ये पता किया जा सके कि क्या डबल डबल ट्रिपल लोगों ने वोट डाला है। तो इस पर वो कहते हैं कि क्या हमको मां बहनों की वीडियो जारी करनी चाहिए क्या, यानी सीसीटीवी फुटेज अगर जारी कर दी जाएगी तो ये निजता का हनन होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब मां बहनों की सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं की जा सकती वोट के दौरान मतदान केंद्र का, तो फिर ये सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्डिंग की क्यों जाती है। इसका जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया दोस्तों। इसके बाद अब चुनाव आयोग की ओर से 11 नवंबर को हुए दूसरे चरण के चुनाव को लेकर 3 तस्वीरें जारी की गई है दोस्तों। तीनों तस्वीरों में माताएं बहनें वोट देकर आई है और अपने उंगली पर लगी हुई स्याही दिखा रही हैं। इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कौन कौन सी महिलाओं ने वोट डाला है। तो चुनाव आयोग क्या महिलाओं की निजता का सम्मान नहीं करता कि वो 3 तरीके की फोटो जारी कर रहा है। सुप्रिया शिनेट ने कहा कि ज्ञानेश बाबू, हमारी बहन और बेटी और बहुओं को ऐसा दिखाना ठीक है क्या। बात तो एकदम सही है दोस्तों, ज्ञानेश जी को जवाब देना चाहिए जो ज्ञान दे रहे थे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला सामने आया है दोस्तों। नोखा विधानसभा क्षेत्र के जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी नागेंद्र चंद्रवंशी पर मतदान के दिन अपनी गाड़ी पर पार्टी का झंडा लगाने के आरोप में बुधवार को शाम उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अंचल अधिकारी मधुसूदन चौरसिया ने इस बात की पुष्टि की है दोस्तों। उन्होंने बताया है कि मतदान के दिन जेडीयू के प्रत्याशी की गाड़ी पर पार्टी के चुनाव चिन्ह वाला झंडा लगा हुआ था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। वायरल होने के बाद जांच के बाद मामले को गंभीरता से लिया गया। अंचल अधिकारी चौरसिया के आवेदन पर थाने की प्राथमिकी दर्ज की गई दोस्तों, और अपर थाना प्रमुख नवीन कुमार ने जानकारी दी कि एनडीए के घटक दल के जेडीयू के प्रत्याशी योगेंद्र चंद्रवंशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। देखते हैं इन्वेस्टिगेशन कब होता है दोस्तों और किस तरीके से जांच पड़ताल की जाती है। क्या कठोर से कठोर कार्रवाई करवाने के लिए पूरी तैयारी की जाएगी या फिर मामले को इग्नोर करने का प्रयास किया जाएगा। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप तक लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर अयोध्या के पवित्र धरती पर रोजगार दोस्त सामाजिक न्याय यात्रा निकाली गई। रोजगार दोस्त सामाजिक न्याय यात्रा निकालते वक्त संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद मौजूद रहे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी अपना विस्तार करना चाहती है, इसके लिए लोगों की हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों। अच्छी बात है, पद यात्रा कर रहे हैं। ऐसे ही जनता के हितों की बातें जोर शोर से उठाई जानी चाहिए ताकि लोगों को कम से कम न्याय मिल सके। आने वाले दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक गतिविधियां और तेज होंगी। खासकर शिक्षा और रोजगार एक ऐसा बड़ा मुद्दा होगा जिस पर योगी आदित्यनाथ सरकार बुरी तरीके से बैकफुट पर नजर आएगी दोस्तों। कारण आप लोग जानते हैं कि कई सारे स्कूलों को बंद करने का आदेश योगी सरकार ने जारी किया था, जिसे लेकर वो पहले से ही सवालों के घेरे में है। और अब रोजगार का भी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। रोजगार दो सामाजिक न्याय की मांग के साथ अब मैदान में आम आदमी पार्टी भी उतरी है। आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश में क्या गतिविधियां रहेंगी दोस्तों। इसी के साथ में युवा कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट से एक और बड़ा दावा किया गया है दोस्तों। दरअसल खबर यह है कि
श्री माधोपुर के रहने वाले युवा मेघराज पटवा हैं। कुछ दिन पहले मेघराज ने वोटर आईडी के लिए आवेदन दिया था। उसके घर पर एक नहीं पूरे 7 वोटर आईडी कार्ड पहुंचे। सब कार्डों पर अलग अलग ईपीआईसी नंबर लिखा हुआ था। जब युवक ने शिकायत की तो स्थानीय प्रशासन हरकत में आने की बजाय उसी पर दबाव बनाने के लिए वह इस फ्रॉड को छुपाने के लिए आगे आ गया और ईसीआई गलती से एक नागरिक को 7 बार वोट डालने का अधिकार दे सकता है क्या, ये सवाल पूछा गया दोस्तों। तो बीजेपी के दबाव में बैठे उनके कार्यकर्ताओं के लिए सैकड़ों फर्जी वोटर बनवाना और थोक में मतदान करवाना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। इंडियन यूथ कांग्रेस आगे कहता है कि ठीक ऐसे ही खुलासा करते हुए राहुल गांधी ने हरियाणा का उदाहरण देते हुए बताया कि फर्जी वोट, आईडी, डुप्लीकेट वोट और लोकतंत्र की खुली लूट की गई। आज का चुनाव आयोग भारत लोकतंत्र के इतिहास की सबसे कलंकित संस्थानों में से एक बनती जा रही है और इस पर कोई भी चुनाव आयोग की ओर से स्पष्टीकरण दिया नहीं जा रहा। कांग्रेस पार्टी, उसके यूथ मोर्चा, सबके सब अब चुनाव आयोग को लेकर कोई ना कोई ऐसे गंभीर सवाल लेकर आ रहे हैं दोस्तों, जिसका जवाब अभी तक चुनाव आयोग की ओर से नहीं आ रहा, जिससे संस्थान की छवि और ज्यादा धूमिल होती चली जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव आयोग का सम्मान धीरे धीरे जनता की नजरों में गिरता जा रहा है और जो जवाब देना चाहिए था वैसा जवाब नहीं मिलने के कारण कहीं ना कहीं लोग नहीं भी चाहकर चुनाव आयोग के प्रति असम्मान का भाव रखते हैं दोस्तों, अपमान का भाव रखते हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें खबर सामने आई है बिहार से जुड़ी हुई दोस्तों, जहां पर बिहार में अलग अलग तरीके के अब रिपोर्ट दिए जा रहे हैं। एग्जिट पोल के बाद अब ये भी बताना शुरू कर दिया गया है कि आखिर किसकी सीट फंसी हुई है, कौन चुनाव जीतने की स्थिति में है, कौन चुनाव हारने की स्थिति में है। जो जानकारी है दोस्तों उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता चुनाव हारेंगे। दरभंगा के बहादुरपुर सीट से जेडीयू के मदन सहनी मामूली अंतर से जीत सकते हैं। दरभंगा जिले के जाले सीट से बीजेपी के नेता के जीत की संभावना है दोस्तों, लेकिन सिवान जिले के सिवान सीट से आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी बीजेपी के मंगल पांडे को हराने की पूरी स्थिति में है और इस बार बदलाव इस क्षेत्र में होगा। सारण की गरखा सीट पर आरजेडी के सुरेंद्र राम के चुनाव जीतने का अनुमान सबसे ज्यादा लगाया जा रहा है। ऐसे ही बक्सर जिले के ब्रह्मपुर सीट में आरजेडी के शंभू यादव के चुनाव जीतने की संभावना है। भोजपुर जिले के जगदीश्वर सीट में कड़े मुकाबले में जेडीयू के श्री भगवान सिंह कुशवाहा का चुनाव जीतने का आसार दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से सारी अलग अलग सीटों को लेकर दावेदारी चल रही है दोस्तों, लेकिन कई सारे मंत्री चुनाव हारेंगे। उसमें एक नाम मंगल पांडे का खुलकर अब बताना शुरू कर दिया गया है। आप लोग क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर कुछ और कहना चाहते हैं? क्योंकि मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर पूरी तरीके से बिहार में फेल रहे हैं। जहां चुनाव लड़ेंगे वहीं हारेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र तो उन्होंने बनवाए नहीं और जो भी थोड़े बहुत बचे हुए स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक केंद्र, उनकी स्थिति इतनी बद से बदतर हो रखी है कि जहां चुनाव लड़ेंगे वहीं हरा दिया जाएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें 130वें संविधान संशोधन के लिए बुधवार को जेपीसी गठित की गई दोस्तों। बीजेपी के सांसद अपराजिता सारंगी ने इस पूरे मामले पर अध्यक्षता की जिम्मेदारी संभाली दोस्तों। जिस सदस्यों की लिस्ट जारी की गई लोकसभा के 21 और 10 राज्यसभा के लोगों की लिस्ट, उस लिस्ट में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी जैसे विपक्षी दलों के सांसद नहीं है। विपक्ष से एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, एनसीपी के सुप्रिया सुले, अकाली दल हरसिमरत सिंह बादल जैसे नेताओं का नाम है। राजनीति में नैतिकता और जवाबदेही लाने के लिए 130वें संविधान संशोधन के प्रावधान किए गए हैं दोस्तों, जिसके अंतर्गत मंत्री या फिर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री 30 दिन तक अगर जमानत पर बाहर नहीं आता और जेल में ही बंद रहता है तो उसको जेल से सरकार चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, उसको पोस्ट से हटा दिया जाएगा। और ये कई लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष के लोगों को जेल में डालने की एक साजिश के अंतर्गत लेकर आया गया है। बीजेपी के लोगों का दावा है कि प्रधानमंत्री पर भी ये लागू होता है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है दोस्तों कि अगर ईडी और सीबीआई किसी पर एक्शन लेगी तो वो केंद्रीय मंत्री तो कभी नहीं होगा, ना ही वो प्रधानमंत्री होगा। जब सीबीआई और ईडी केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री पर कार्रवाई करेगा ही नहीं तो फिर वे लोग जेल जाएंगे, इसकी संभावना तो है भी नहीं। और ऐसे में अगर संभावना नहीं है तो फिर चुनाव दोबारा होने का भी कोई मतलब नहीं है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। उम्मीद है कि आप इस लगातार वीडियो को शेयर करते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक पहुंचाते रहेंगे ताकि सभी को इन सारी नई अपडेट के बारे में पता चले। हालांकि ये 30 दिन वाला नियम ही अपने आप में फ्रॉड है दोस्तों, जिसका विरोध किया जाना चाहिए। वहीं पर चुनाव आयोग ने नए बड़े नियम बदले हैं दोस्तों, जिसे लेकर भक्तचरण दास समेत एआईएमआईएम और तमाम विपक्ष की पार्टियों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नाराजगी जताई है दोस्तों। खबर यह है कि भक्तचरण दास ने बताया कि चुनाव आयोग ने नया गाइडलाइंस जारी किया है, जिसमें 2023 का जो गाइडलाइंस था उसके अनुसार जो बीएलए होता है, बूथ लेवल का एजेंट होता है, वो उसी बूथ पर एक रजिस्टर्ड वोटर के तौर पर होना चाहिए। लेकिन अब जो नया अमेंडमेंट, जो नया प्रस्ताव लेकर आया गया है, रूल बदला गया है दोस्तों, उसमें इस कंडीशन को हटा दिया गया है। यानी अगर किसी दूसरे बूथ से आकर कोई व्यक्ति कहीं पर बीएलए बनना चाहता है तो वो बन सकता है। अब उसको ये जरूरी नहीं है कि वो सेम बूथ पर रहे, जिस बूथ पर वो खुद वोट डाले उसी पर बीएलए बनेगा, बल्कि तीसरे व्यक्ति को भी यहाँ पर लाकर बीएलए बनाया जा सकता है। इससे एक नए तरीके के सवालों का जन्म होता है दोस्तों, जिसका
इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा कि आखिर नियम बदलने के पीछे क्या तर्क दिया जा रहा है। जब सबको पता है कि एक बूथ पर कोई व्यक्ति अगर वोट डालता है तो उसको उसी बूथ का एजेंट बनाया जा सकता है, और क्योंकि वो उस बूथ के लोगों को जानता है, और अगर किसी व्यक्ति का लिस्ट में नाम ना हो या फिर वोट डालने में कोई दिक्कत हो रही हो, कुछ करेक्शन करवाना हो, तो वो व्यक्ति को पर्सनल तरीके से जानता है, तो वो बता सकता है चुनाव अधिकारियों को कि हाँ ये व्यक्ति हमारे क्षेत्र का है और उसके लिए काम कर सकता है दोस्तों। लेकिन अगर दूसरे बूथ से तीसरे बूथ पर कोई व्यक्ति जाता है और वहां पर जाकर मैनेजमेंट को देखता है तो उसको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि क्या इसके पीछे तर्क है, ये भी चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि वो किन तर्कों के आधार पर ये फैसला ले रहे हैं। आखिर जनता तो तर्कों को समझ सकती है, तो फिर बताने में क्या जा रहा है। ये देश डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जवाबदेही जनता के प्रति तो सारी संस्थानों की है, तो जवाब देना चाहिए। हवा में तीर चलाने से काम नहीं चलता और इससे कहीं ना कहीं और ज्यादा शंकाएं गहरी जाती है। साथ साथ दोस्तों केंद्र सरकार ने आखिरकार माना कि लाल किले पर जो अटैक हुआ, विस्फोट हुआ, वो आतंकवादी हमला था। अब कोई भाजपा वाला ये ना बोले कि नरेंद्र मोदी की सरकार में बम नहीं फूटते, क्योंकि हमने देखा है कि लाल किले जैसा एक ऐसा लोकेशन दोस्तों जो भारत के लिए सबसे ज्यादा सिक्योर इलाका होना चाहिए, सुरक्षित इलाका होना चाहिए, वहां पर बम फूट जा रहा है। इसके बावजूद बीजेपी सरकार के आंतरिक सुरक्षा की नीति को लेकर सवाल पूछे जाने पर गोदी मीडिया वाले और खासकर भाजपा वाले बोलते हैं कि मोदी सरकार के टाइम में बम नहीं फूटा। उनके लिए ये उदाहरण भी है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि सारे आतंकवादियों को जेल के सलाखे के पीछे भेजा जाना चाहिए तो लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको अपना चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर